हेलो हाय वेलकम टू जीएस क्लब। माई सेल्फ अभिषेक दुबे। और आज हम हिस्ट्री उत्तराखंड स्पेशल की जो हिस्ट्री है उसका सेकंड वीडियो जो है रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने परसों एक वीडियो डाली थी और कल हमने करंट अफेयर डाला था। हम क्या कर रहे हैं, अल्टरनेट डेज पे एक दिन करंट अफेयर एक दिन ये ऐसा करके कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में रोज पढ़ने लगेंगी क्योंकि अभी हमारे पास सफिशियंट टाइम है। ठीक है, क्योंकि अभी तो 2 फरवरी तक फॉर्म ही पढ़ रहे हैं। ठीक, 2 फरवरी तक फॉर्म पड़ रहे हैं और उसके बाद कम से कम 1 महीने का टाइम मिलेगा हमको। तो हमारे पास आराम से 2 से ढाई महीने का समय है। और आपको पता है कि उत्तराखंड स्पेशल में आपको क्या क्या पढ़ना है। जैसे उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो होता है जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी। और पॉलिटी तो लगभग सारे स्टेट्स की स्टेट पॉलिटी सेम ही होती है, फिर भी थोड़ा सा इसको देखेंगे। बाकी इकॉनमी हो गया, इकॉनमी में जो मेजर है इसमें हम क्या देखेंगे, अलग से इकॉनमी नहीं देखेंगे। इसमें क्या पढ़ना है, जो आपका स्टेट का बजट है और सर्वे और कुछ जो पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की, लाइक एक्सपोर्ट पॉलिसी वगैरह, ये सारी हो गई। ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो विद इन अ वीक ना, विद इन अ वीक हम क्या करेंगे कि आपका डेली 3 से 4 वीडियोस पढ़ेंगे। कमिटमेंट नहीं है, फिर भी हमारी कोशिश रहेगी डेली 3 से 4 वीडियोस पढ़ें ताकि आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी कवर हो जाए। तो हम जुड़े रहिए हमारे साथ। आइए स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड की हिस्ट्री। पहले वाले पार्ट में हमने हिस्ट्री में क्या क्या देखा, तो उत्तराखंड के जो है हमने स्टोन एज से चालू किया था। स्टोन एज से उसमें जो है प्रोटो, प्री हिस्टोरिक पीरियड, ये 3 चीज़ें हमने देख लिया है ना। प्रोटो हिस्टोरिक, प्री हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिक, 3 चीज़ें देखी हैं। जिसमें हमने एक चीज़ मिस कर दिया है, तो वो कहीं नहीं पढ़ाया जाता है, इसलिए हमने नहीं किया, फिर भी आपको बता देते हैं। जैसा कहते हैं कि इंडिया में एप की स्पीसीज नहीं पाई जाती है ना, बट शिवालिक हिल्स पता है आपको सबको, शिवालिक। ठीक है, यहाँ से हमें शिवापिथेकस और रामापिथेकस के रिमेन्स मिले हैं बेसिकली, हड्डियों के। ठीक है, और ये वो स्पीसीज हैं, इनको जो है ऑरंगुटन्स पता होंगे आपको, इनका जो है पूर्वज मानते हैं। ठीक है, और ऑरंगुटन्स एप ही हैं और एप को मानव का पूर्वज माना जाता है। ठीक है, तो इनको क्या कह सकते हैं आप, होमोसेपियन से पहले वाले ना। तो बस ये याद रखना कि शिवा या रामापिथेकस कहाँ से मिले हैं, तो शिवालिक रेंज से, शिवालिक हिल्स से। तो शिवालिक कौन सी हिल्स है, ग्रेटर हिमालय, लेजर हिमालय के नीचे वाली जो सबसे तेराई के जस्ट ऊपर वाला जो रेंज है वो शिवालिक कहलाता है, जिसमें मसूरी वगैरह आता है, मसूरी वगैरह आता है ना। मसूरी, धौलाधार रेंज, धौलाधर रेंज या जौनसार, जौनसार रेंज, ये सारी चीज़ें। तो उसके बाद जो हमने हिस्ट्री का लेसन कल लिया था परसों, इसमें सबसे पहला, अगर अगर इस लेसन से बात करें तो सबसे पहला जो हिस्टोरिकल डायनेस्टी है, हिस्टोरिकल डायनेस्टी की संज्ञा तो नहीं दी गई इनको, लेकिन फर्स्ट पॉलिटिकली यूनाइटेड डायनेस्टी, पॉलिटिकली यूनाइटेड डायनेस्टी ऑफ उत्तराखंड कौन है, कुनिन्स है, कुनिन्स। फर्स्ट पॉलिटिकली यूनाइटेड डायनेस्टी सबसे पुरानी भी है, लेकिन फर्स्ट हिस्टोरिकल क्यों नहीं कही गई हैं वो हम आपको आगे बताएंगे। तो जो कुनिन्स के बारे में जहाँ से हमको जानकारियाँ मिलती हैं, सोर्सेज हैं, उसमें 2 बेसिक सोर्सेज हैं। एक तो आर्कियोलॉजिकल हो जाते हैं, दूसरे लिटरेरी सोर्सेज होते हैं। ये जो फॉरेन अकाउंट आप देख रहे हैं, फॉरेन अकाउंट जो है वो लिटरेरी सोर्स का ही सब पार्ट है। ठीक है, 2 बेसिक सोर्सेज हैं, एक तो आर्कियोलॉजिकल, दूसरे लिटरेरी सोर्सेज। और जिसमें ज़्यादा फोकस हमारा लिटरेरी सोर्सेज पे ही है, आर्कियोलॉजिकल पे भी है, लेकिन लिटरेरी सोर्सेज से ज़्यादा पता मिलता है। इनके जो पहले वाले प्री फेज वाला है ना, शुरुआती दौर का लिटरेरी फेज जो है ज़्यादा वो करता है,
ज़्यादा जानकारी हमको लिटरेरी फेजेस की वहीं से मिलती है। लिटरेरी फेज से जो शुरुआत हुई थी इनकी, तो वो उनकी जानकारी लिटरेरी सोर्सेज देते हैं। बाकी आगे चल के जो है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के भी जो इम्पोर्टेंस बढ़ जाते हैं, तो देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या है। तो इनका टाइम पीरियड एक बार आप देख लीजिए, 1000 BC टू 300 AD। बहुत लंबा टाइम पीरियड, लगभग 1300 साल का है ना, 1300 ईयर्स का। इतना लंबा टाइम पीरियड है, लेकिन ये क्या है ना, कंटिन्यूअस नहीं है। इनको 3 फेजेस में बांटा गया है बेसिकली। ये यहाँ पे ये पावरफुल थे, उतने भी नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा पावरफुल ये यहाँ पे रहे हैं 3rd फेज में। और लास्ट में तो नहीं रहे, लेकिन 2nd फेज में ये फ्यूडेटरीज की तरह काम कर रहे थे। 2nd वाले में फ्यूडेटरीज की तरह काम कर रहे थे, किसके? मौर्यंस के। ठीक है, मौर्यंस के या मगध के फ्यूडेटरीज, या उस समय जो है एक सुंगा डायनेस्टी है, ये देखिए आप, सुंगा डायनेस्टीज की। आर्कियोलॉजिकल से जो सोर्सेज हैं उसमें जो सबसे पहला हम देखेंगे तो एडिक्ट्स की बात करेंगे ना। एडिक्ट्स, तो एडिक्ट्स कहाँ कहाँ से मिले हैं? तो जो एक तो आपका जो है मथुरा, ठीक है, इनका एक्सटेंड देखिए मथुरा। दूसरा बहरौत, बहरौत कहाँ है? MP में। यहाँ से कॉइन्स मिले हैं और वो भी मिले हैं ना। और तीसरा जो है वो कलसी। कलसी कहाँ पे है? कलसी देहरादून। ठीक, तो ये एडिक्ट्स वो मिले हैं इनके। तो ये मथुरा से एक, यहाँ से 4, मथुरा से एक, कलसी से एक, टोटल कितने हैं? 6 हो जाते हैं। ठीक, और बाकी जो है महाभारत में इनकी जिक्र है, अष्टाध्यायी में है। अष्टाध्यायी किसकी है? पनिनी की पुस्तक है ना। वो अष्टाध्यायी में इसको कौंदेर मुख कहा गया है ना, या कुलून बोला है। पनिनी ने कौंदेर मुख या कुलून भी कहा है कुड़िंद को। कुड़िंद के लिए जो टर्म यूज किया है कौंदेर मुख या कुलून यूज किया है अष्टाध्यायी में पनिनी ने। महाभारत, तो सबसे पहले इनका जिक्र महाभारत में ही आता है। तो कहाँ पे आता है? तो महाभारत के जो पार्ट्स हैं उनको पर्व कहते हैं। तो एक पर्व का नाम है वन पर्व। पार्ट्स क्या? चैप्टर्स। वन पर्व, सबसे पहला इनका जिक्र आता है वन पर्व में। वन पर्व में कैसे जिक्र आता है उसकी बात कर लेते हैं। तो वन पर्व में एक राजा मेंशन्ड है, सुबाहु। सुबाहु, सुबाहु कौन था? सुबाहु ऐसा माना जाता है कंटेम्परेरी था किसका? पांडवास का। पांडवास का, ठीक है। और अपने अज्ञातवास में पांडव इसी के यहाँ रहे थे। ठीक है, पांडवास का सुबाहु कंटेम्परेरी था। लेटर जो है ये फ्यूडेटरी भी बन गया था, कहा जाता है कि पांडवास का। ठीक है, सुबाहु का ही पुत्र था विराट। विराट, और विराट की पुत्री कौन थी? उत्तरा, जिसकी शादी अभिमन्यु से होती है। ठीक है, जिसकी शादी अभिमन्यु से होती है। तो महाभारत के वन पर्व में सुबाहु का मेंशन है। तो यार इस हिसाब से सबसे पहला अगर राजा माना जाए कुलिंद डायनेस्टी का तो सुबाहु है। सुबाहु की कैपिटल जो बताई गई है, कैपिटल इसकी श्रीनगर बताई गई है। ठीक है, और विराट जो दूसरा है, विराट, इसकी विराट गढ़ी, विराट नगर या गढ़ी, ये कहाँ है? देहरादून के पास, नियर देहरादून, नियर देहरादून। ठीक है, तो इस वाले फेज में जो फर्स्ट फेज है इसमें तो मिलता है 2 राजाओं का जिक्र, सुबाहु और विराट का। लेकिन ये वाला जो सेकेंड फेज है ना 500 BC टू 300 BC, इसमें किसी किंग या राजा या पर्सन का जिक्र नहीं मिलता है हमको। ठीक है, ऐसा क्यों? तो उसकी भी बात कर लेते हैं। तो इसको माना जाता है पीरियड ऑफ रिलीजियस रिवॉल्यूशन
रिवॉल्यूशन और सेंट्रलाइज्ड रूल ऑफ मौर्य और सुंगा डायनेस्टी का सेंट्रलाइज्ड रूल था। सेंट्रलाइज्ड रूल था तो ये भी ऑब्वियसली ये पूरा जो भी है ऐसे आकृति, ये वाला एरिया मगधा था ना, तो उत्तराखंड भी इसी में आएगा। सॉरी, फिर से एक बार स्केच करते हैं। स्केच हमको आता नहीं है करना ढंग से। सॉरी, जैसे अभी बन रहा है, ये देखिए नीचे तक भी फैला था ना। तो ये यूके है, ये बिहार है, ठीक। तो इसी के अंदर ये भी आते थे। तो जब इसके अंदर आते थे तो फ्यूडेटरीज थे, तो अगर कुछ होगा या क्वाइंस हो गए या एडिक्ट्स हो गए, तो इनके ज़्यादा मिलते हैं ना कि कुनिन्स के, ठीक है। और यही वाला पीरियड था किसका, जैनिज्म का, बुद्धिज्म का, ठीक है, 500 to 300 BC, ठीक, सेकेंड फेज। तो इसमें इनकी कोई ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं रही है। इसको न्यूट्रल फेज ऑफ कुनिंद डायनेस्टी भी कहते हैं, न्यूट्रल फेज ऑफ कुनिंदाज, कुनिंद डायनेस्टी, ठीक है। ये देखिए आगे जो थर्ड फेज है, ये 300 BC टू 300 AD, 600 ईयर्स का ये फेज है, ठीक है। इसमें एक्सपेंशन ज़्यादा हुआ है इनका, ठीक है, कुनिंद के राज्य का। सॉवरेन पावर की तरह अपने आप को एस्टैब्लिश किया है इन लोगों ने, ठीक है। ढेर सारे क्वाइंस चलाए हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ राजाओं का नाम है, जैसे विषदेव, अग्रराज, बालभूति, अमोघभूति, शिवदत्त और छत्रेश्वर। तो ये जो विषदेव हैं, जो पहला नाम क्वाइन पे किसी का मिलता है तो वो विषदेव का मिलता है। और सबसे जो कुनिंदों में जब सबसे महान राजा था, सबसे शक्तिशाली, ठीक है, वो अमोघभूति था। अमोघभूति, इसने यवनों को पराजित किया था, ऐसा कहा जाता है। यवनों को, यवनों यानी फॉरेनर्स को, फॉरेनर्स में कुशाना आते हैं, कुशाना या शक, शक, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि इसी जो है, इसी उपलक्ष्य में इसने रजत यानी चांदी के सिल्वर कॉइन्स चलाए थे जीत की खुशी में, ठीक है, यवनों के ऊपर, फॉरेनर्स के ऊपर। तो ये भी है कि जो ये अमोघभूति है ना, अमोघभूति, सिर्फ इसी ने चांदी के सिक्के चलाए हैं पूरे कुनिंद वंश में, चांदी के सिक्के, और किसी ने नहीं चलाया, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको नोट कर लीजिएगा। सिर्फ अमोघभूति ने चांदी के सिक्के चलाए और किसी ने नहीं चलाया, बाकी सबके ब्रोंज के थे, ब्रोंज यानी तांबे के, ठीक है। अदर्स में ब्रोंज के थे, ठीक। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कॉइन्स के टाइप और उनकी लोकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकेशन से इनका एक्सटेंड पता चलता है कि यहाँ जहाँ कहाँ कहाँ कॉइन मिले हैं, तो उस हिसाब से इनका राज्य कैसे विस्तारित था, ठीक है। और टाइप, तो ये हिमाचल प्रदेश देख लीजिए, ठीक। ये एक सेकंड, उत्तराखंड का मैप ही बनाते हैं ना। तो ये कुछ ऐसे है उत्तराखंड, ठीक, उत्तराखंड, सॉरी। तो ये हरियाणा वाला राज्य, ये एचपी, हरियाणा बहुत बड़ा है लेकिन फिर भी, ये एचपी, ये यूपी का पार्ट, ठीक है। पूरा पूरा कंप्लीट नहीं किए हैं ना, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। हिमाचल में काफ़ी अंदर तक ये थे, है ना, यूपी, ठीक। फिर ये पंजाब में भी थे, पीबी, ठीक, हरियाणा, यूपी, यहाँ तक फैले हुए थे इस तरह से। ये वाला इनकी एरिया ऑफ एक्सटेंशन थी कुनिंदों की, ये इनका रीजन है, ठीक। लेकिन अगर एडिक्ट्स की बात करें तो एमपी तक माना जाता है, बहरूत जो है, बहरूत, यहाँ से 4 जो है एडिक्ट्स मिले हैं, ठीक। तो हिमाचल प्रदेश में कहाँ कहाँ से इनकी मुद्राएं मिली हैं वो देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में
शंकर जगह है, हमीरपुर से मिली हैं, मंडी से मिली हैं, पोंटा साहिब से मिली हैं और ज्वालामुखी से मिली हैं। उत्तराखंड में कहाँ कहाँ से मिली हैं? उत्तराखंड में देवबुंगा उत्तरकाशी, सुमारी पौड़ी गढ़वाल या श्रीनगर, अल्मोड़ा कत्यूर वैली, तुहुड अथुड टेहरी में पड़ते हैं, और भैड़ो गांव श्रीनगर में। यहाँ से उत्तराखंड में मिली है। पंजाब में सुनैत से मिली हैं, सुंग से मिली हैं और रोपर से मिली हैं। वहीं हरियाणा में जो है करनाल से, नारायण बागड़ और बुढ़िया से। और यूपी की बात करें तो सहारनपुर या बेहट, बेहट को ही सहारनपुर कहते हैं, 2 बार लिख गया है, और बिजनौर से। ठीक है, मतलब वो जो उत्तराखंड से सटे हुए डिस्ट्रिक्ट हैं उन्हीं वहीं से। ठीक, मथुरा से भी उनका अभिलेख मिला है। मुद्राओं के प्रकार देखें तो मुद्राओं को बेसिकली 3 तरह से बांटा गया है ना, 3 तरह से बांटा गया है। तो इसमें अमोघ भूति प्रकार हैं, अमोघ भूति प्रकार की हैं, अल्मोड़ा प्रकार की हैं और छत्रेश्वर प्रकार की हैं, छत्रेश्वर प्रकार की। तो इनकी खासियत देख लेते हैं क्या क्या है। तो अमोघ भूति प्रकार की जो ये इसी हिसाब से ये क्रोनोलॉजी में है। सबसे पहला वाला पीरियड जो है इनका 300 बीसी के आसपास वाला, ये 200 बीसी टू 100 बीसी के आसपास वाला है, और ये एडीज में है। ठीक है, एडीज में है यानी कुशाना पीरियड के टाइम का। ठीक, तो अमोघ भूति प्रकार में सिल्वर और ब्रोंज का यूज सबसे इम्पोर्टेंट बात। ठीक, सिल्वर और ब्रोंज का यूज। इनकी लिपि कैसी थी, लैंग्वेज या वो, तो ब्राह्मी लिपि का यूज हुआ है। ठीक है, खरोष्ठी का भी हुआ है, खरोष्ठी का हुआ है। इन्फ्लुएंस किसका देखने को मिलता है इन पे? इन्फ्लुएंस, ग्रीक इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है अमोघ भूति प्रकार की मुद्राओं पे। इसको कैसे डिफाइन करते हैं हिस्टोरियन? उनका कहना है कि जो वेट है ना, वेट के हिसाब से अगर देखा जाए सिल्वर कॉइन्स का, तो ये टोटली रिजेंबल करता है ग्रीक कॉइन से, ग्रीक कॉइन से। ठीक है, ग्रीक कॉइन से सिल्वर कॉइन का वेट 31 से 38 ग्रेन का था, वहीं ब्रोंज का 9.5 टू 252 ग्रेन्स में था। तो ये आएगा नहीं, हो सकता है पूछ भी, याद रखिएगा। ठीक है, तो दोनों आपकी ब्राह्मी और खरोष्ठी, खरोष्ठी आपको पता है कि खरोष्ठी जो है ईरानियन लिपि है ना। ये तक्षशिला वाले एरिया में जो भी अगर अशोक के भी अभिलेख मिले हैं या एडिक्ट्स, उसमें भी खरोष्ठी का यूज किया गया है। ठीक है, खरोष्ठी का यूज हुआ है। तो और बाकी में ब्राह्मी का यूज हुआ है, और इन्होंने अशोकास की उसमें पाली का भी यूज है, पाली लिपि का। ठीक है, तो इसमें ये अमोघ भूति प्रकार की मुद्राओं में भी क्या ब्राह्मी और खरोष्ठी दोनों यूज हुए हैं। तो इससे भी पता चलता है कि ग्रीक इन्फ्लुएंस तो था, ब्राह्मी और खरोष्ठी। ठीक है, ग्रीक इन्फ्लुएंस था। आगे बढ़ते हैं। अमोघ भूति सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। ठीक है, सबसे शक्तिशाली शासक। ये देख लीजिए, अमोघ भूति की चांदी की मुद्रा है ये। तो इस पे जो है ये एक हिरन बना हुआ है, हिरन। ठीक है, ये कोई देवी हैं जो हाथ में फल या कुछ और लिए हुई हैं, और ये हिरन की 2 सींगों के बीच नाग या किसी चीज की है वो बना हुआ, और ये वेदिका है, देखिए वेदिका। ठीक है, हिरन के पीठ पे, और इधर स्वास्तिक है, ये पर्वत है, ये पेड़ है, और ये जलधारा है गंगा की। ठीक, इस तरह से, और यहाँ पे अमोघ भूति का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरह से। दूसरी प्रकार की जो मुद्रा है वो अल्मोड़ा प्रकार की है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ब्रोंज का यूज हुआ है, ब्रोंज यानी तांबे का। ब्राह्मी लिपि का यूज हुआ है। ठीक है, सिर्फ उत्तराखंड से ही मिलते हैं, उत्तराखंड के बाहर से अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं नहीं मिलती हैं। नाम से जाहिर होता है अल्मोड़ा प्रकार। ठीक है, नाम से ही जाहिर है, अल्मोड़ा प्रकार की जो मुद्राएं हैं ये सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड से मिलती हैं, उत्तराखंड के बाहर नहीं मिलती।
और ये लिमिटेड कॉइन्स भी मिले हैं, बहुत ज़्यादा कॉइन्स नहीं मिले हैं। ठीक है, लिमिटेड कॉइन, टोटल कॉइन्स कितने मिले हैं? 58। ठीक, 58 कॉइन्स मिले हैं। तो 58 कॉइन्स में से जो 54 हैं, ये देखिए टोटल अल्मोड़ा प्रकार की जो मुद्राएं हैं टोटल 58 हैं। इनको ऐसे बांट सकते हैं। तो इसमें एक तो कत्यूर वैली से मिले हैं, कत्यूर वैली, दूसरी जो है अल्मोड़ा से ही, है ना। कत्यूर वैली से कितने मिले हैं? 54 मिले हैं, और अल्मोड़ा से 4 मिले हैं। ठीक है, इस तरह से कत्यूर वैली से 54 जो मिले हैं, इसमें से कौन कौन से राजाओं से कौन से बिलोंग करती है, यानी किसका किसका नाम किस पे लिखा गया है, वो इस तरह से है। एक तो जो है शिवदत्त से बिलोंग करती है, एक जो है शिवदत्त, इनका जो है नाम इस मुद्रा पे लिखा हुआ है ना, जो कत्यूर वैली में मिली है। एक जो है आपका जो अशेक नाम का कोई राजा था, उससे बिलोंग करती है। बाकी जो है 52 मुद्राएं, ये जो है गोमित्र नाम के राजा से बिलोंग करती हैं, गोमित्र। ठीक है, और ये जो गोमित्र वाली मुद्राएं थी ना, ये साइज में भी बड़ी थी इन दोनों से, शिवदत्त और अशोक से, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये तो हो गया कत्यूर वैली से अल्मोड़ा प्रकार की। और दूसरी जो है, जो अल्मोड़ा से मिली है 4 मुद्राएं, 4, वो किससे बिलोंग करती हैं वो भी देख लेते हैं ना। तो इसमें जो है एक शिवदत्त, ठीक है, हरिदत्त। ठीक, याद करने का आसान तरीका है, शिव नाम से 2 हैं, शिवपालित भी है एक, ठीक है, एक शिवपालित, और एक अजीब सा नाम है, उसमें म घ भ त स, इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, कोई होगा राजा, नाम नहीं पता है। तो ये 4 जो है अल्मोड़ा से मिली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अल्मोड़ा कॉइन्स को फिर से जो है 4 भागों में डिवाइड किया गया, तो हमारे लिए उतना जरूरी नहीं है। ठीक है, इसको स्किप कर सकते हैं, और अगर आप देखना चाहें तो इसको देख सकते हैं। ठीक, जो अल्मोड़ा प्रकार की जो 4 मुद्राएं थी, जो 4 मिली थी, उनको फिर से 4 प्रकार में डिवाइड किया गया है। शिवदत्त, हरिदत्त, गोमित्र जो बिग वन है, तो नेम ऑफ किंग इन खरोष्ठी, शिवपालित में जो ह्यूमन फिगरिन एंड इंस्क्रिप्शन इन ब्राह्मी, विजय भूति किंग का नाम इन ब्राह्मी में लिखा गया था, शिवरक्षित और गोमित्र का नाम भी लिखा हुआ था। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लगे तो आपको कर लीजिएगा। तो तीसरी प्रकार की मुद्रा है जो कुनिंद वंश की, है ना, और सबसे लास्ट वाली, मतलब फर्स्ट टू सेकेंड सेंचुरी एडी के आसपास इसकी डेटिंग है। तीसरी प्रकार की जो मुद्रा है, कौन, इसका डेट पीरियड क्या है? फर्स्ट टू सेकेंड सेंचुरी एडी, है ना, ये वाला पीरियड है इसका। ये छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं हैं, राजा का नाम छत्रेश्वर था उस समय के, या अनम टाइप जो बोलते हैं, छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं। 131 से 291 ग्रेन की होती थी, सिर्फ तांबे का प्रयोग हुआ है, ब्राह्मी का सिर्फ प्रयोग हुआ है, और कुषाणों का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो हमने बताया था कि उत्तराखंड में इस समय जो है कुषाण का प्रवेश हो गया था फर्स्ट सेंचुरी एडी के आसपास तक। ठीक, वो भी तेराई वाले रीजन में, तेराई रीजन में कुशानास का प्रवेश हो गया था। यहीं से जब इनका कुशाना का ये प्रवेश हुआ, यहीं से जो कुनिंद है ये डिक्लाइन भी होना चालू कर दिए थे। ठीक है, छत्रेश्वर के बाद कुनिंद डिक्लाइन होना चालू कर देंगे। तो जब कुशानास का प्रवेश हो गया था, तो जाहिर सी बात है, आप जब देखेंगे क्या नाम, मथुरा जो आर्ट है, ठीक है, तो मथुरा आर्ट पे ग्रीक इन्फ्लुएंस मिलता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कुशानाज उस समय आ ही गए थे, कुशानाज और वो, अरे शकाज और वो शख्स। तो जो कुशान है, कुशान का इन्फ्लुएंस दिखेगा ही, क्योंकि उत्तराखंड के तेराई पार्ट में उस समय इनका शासन माना जाता है, कुशानों का। छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राओं पे कुशान का इन्फ्लुएंस था।
तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, इसमें से कौन सी ऐसी मुद्रा है जिसपे कुषाणों का प्रभाव देखने को मिला? तो छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राओं पर कुषाणों का प्रभाव देखने को मिलता है। ब्रोंज की थी, तो ब्रोंज की थी, तो इससे क्या पता चलता है? जैसे आपने वो देखा अमोघ भूति प्रकार की जो मुद्रा है, में चांदी का यूज हुआ है, तो उसकी जो है प्रॉस्पेरिटी का पता चलता है अमोघ भूति का, कि वो बहुत प्रॉस्पेरिटी उस समय थी, राज्य में धनी लोग थे। इस समय ऐसा भी लगता है कि मुद्राएं छोटी हो गई थी ना, जो मुद्राएं थी वो छोटी थी, तो इससे लगता है कि हाँ, इनका जो इन्फ्लुएंस है वो कम हो गया था। ठीक, मुद्राएं छोटी है। ब्राह्मी का सिर्फ प्रयोग किया गया था। इनका क्वेश्चन ह्यूमन फिगरिन देखने को मिलता है इसमें। ठीक है, एक जो है, जो मुद्रा है इनकी, ये इस पे एक चित्र बना हुआ है छत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा में। तो एक कोई इंसान है, ठीक है, जो हाथ में ट्राइडेंट लिया हुआ है, त्रिशूल, तो इसको रिजेंबल करते हैं शिवा से। किससे? शिव से। ठीक, और यहाँ पे जो है ब्राह्मी में लिखा हुआ है भागवत छत्तेश्वर महत्तम। जैसे कैसे लिखें इसको? भागवत छत्रेश्वर महत्तम। ठीक है, ये इस तरह का है कुछ कॉइन, जो छत्तेश्वर प्रकार की मुद्रा है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, कौन सा ऐसा कुनिंद वंश की कौन सी मुद्रा है, ठीक है, जिस पर शिव शिव का चित्र बना हुआ है, सॉरी, चित्र अंकित है, तो छत्रेश्वर प्रकार। ठीक है, तो इतना तो हो गया, इतनी बातें हमने कर ली हैं। अब थोड़ी कुछ और अदर फैक्ट इसमें नोट किए हैं, उनको देख लेते हैं, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो अशोक का जो कलसी का एडिक्ट था ना, कलसी के एडिक्ट के बारे में बात कर लें। ये अशोक के कई सारे एडिक्ट्स हैं, जैसे सारनाथ हो गया, कुछ जो हैं यहाँ पे हैं, क्या नाम है, बिहार के चंपारण में 2 एडिक्ट हैं, चंपारण में है, महरौली में है, ठीक है, बहरूद में है, ठीक, और कहाँ है? एक तो ये रामपुरवा, ये यहाँ पे ब्लू कैपिटल है, और यही जो है आपके राष्ट्रपति भवन में भी रखा हुआ है, राष्ट्रपति भवन में, ठीक है, मथुरा में भी है। ठीक, तो इस तरह के अशोक के। तो ये कलसी भी है, नॉर्दर्न मोस्ट यही है, कलसी, देहरादून, कलसी इन देहरादून। ठीक है, तो कलसी वाला जो है, इसमें 1 to 14 एडिक्ट सारे मिलते हैं ना, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अलेक्जेंडर कनिंगम ने खोजा क्या था? डेसिफर किया था लैंग्वेज को कि ब्राह्मी में है। अलेक्जेंडर कनिंगम मॉडर्न हिस्टोरियन है। ठीक, तो जो कलसी वाला एडिक्ट है, इसमें जो टर्म यूज हुआ है कुलिंद के लिए, कुलिंद के लिए जो टर्म यूज किया है कलसी एडिक्ट में, वो क्या? पुलिंद यूज किया है, पुलिंद। ठीक है, कलसी में बेसिकली कई लोग, ये काफ़ी डिस्प्यूटेड है कि पुलिंद और पुलिंद सेम थे। जैसे साउथ में भी मिलते हैं पुलिंद, कहीं कहीं पुलिंद्स, ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें हिमाचल से जो कॉइन्स मिले हैं, उन कॉइन्स पे साथ किसी किसी कॉइन्स पे पुलिंद, किसी पे कुलिंद लिखा है, तो इससे पता चलता है कि सेम ही है, बस अलग अलग पीरियड के अलग अलग राजाओं ने, किसी ने कुलिंद यूज किया है, किसी ने पुलिंद यूज किया। जैसे टॉलमी ने कुलेंद्र टर्म यूज किया है कुलिंदों के लिए ना, और रीजन को क्या बोला है, इसी जो कलसी एडिक्ट में कुलिंदों के लिए पुलिंद शब्द का इस्तेमाल हुआ है, पुलिंद शब्द का यूज हुआ है। और इस क्षेत्र के लिए ना, जिसमें पुलिंद वास करते थे, क्षेत्र के लिए जो है अपरांत शब्द का यूज किया गया है। कौन से? अशोक के कलसी अभिलेख में।
एडिक्ट में। कलसी, कलसी इज नियर देहरादून ना, ठीक है। और इसी से पता चलता है कि वो जो है उस समय में 3rd सेंचुरी बीसी में, 3rd सेंचुरी बीसी के आसपास में ये क्या थे, फ्यूडेटरीज थे, फ्यूडेटरीज, ठीक है। किसके, मगधा के या मौर्यंस के, मौर्यंस के, ठीक, यानी इनके अंतर्गत आते थे। टॉलमी के हिसाब से, टॉलमी ने क्या कहा है, टॉलमी, टॉलमी की एक बुक थी जियोग्राफिया, जियोग्राफिया, ठीक, याद रखिएगा। कुलेंद्र यूज किया है टर्म, पहले ही बता दिया था टॉलमी ने। रूल द एरिया इन 2nd सेंचुरी बीसी, टॉलमी की ये जियोग्राफिया में ही लिखा है कि जो कुलिन्स इन्होंने 2nd सेंचुरी बीसी के आसपास इस एरिया में उत्तराखंड के राज किया है। तो एरिया को कहाँ से कहाँ तक बताया है इसने अपनी जियोग्राफिया में। तो ये बियास जो नदी है पंजाब में, ठीक है, बियास से लेके गंगा यमुना का अपर रीच, जो ऊपरी भाग है, अपर रीच, ठीक है, इन मतलब अपर रीच जो उत्तराखंड वाला पोर्शन है, यहाँ तक, ब्यास से लेके यहाँ तक, और मतलब यही बस इतना आइटम किया है, सॉरी। अमोघ भूति का जो पीरियड था वो स्वर्णिम काल माना जाता था कुनिंदों का, ठीक है। ये कहाँ से पता चलता है, इनके कॉइन्स से, दैट द ही रूल्ड द टेरिटरी फ्रॉम बियास, ठीक, टू अलकनंदा, ठीक, इसके अलकनंदा तक, अलकनंदा यानी गंगा, ठीक है, बियास से लेके, बियास से लेके अलकनंदा, और हिमालय से लेके बेहट, बेहट यानी सहारनपुर, सहारनपुर तक। लास्ट में इनकी कैपिटल भी बेहट हो गई थी ना, कैपिटल बेहट हो गई थी। शत्रुघ्न भी इनकी कैपिटल थी, शत्रुघ्न, शत्रुघ्न कहाँ पड़ता है, शत्रुघ्न वाला जो एरिया है ये देहरादून के आसपास, चक्राता, सॉरी, चक्राता वाला एरिया को शत्रुघ्न कहते हैं। कई लोग जो है सहारनपुर वाले एरिया को भी शत्रुघ्न कहते हैं, लेकिन कुछ हिस्टोरियंस, लेकिन जो चक्राता वाला है ये ज़्यादा प्रोमिनेंट है, माना जाता है। बेहट, इंस्क्राइब ऑन अमोघ भूति कॉइन्स इन प्राकृत, है ना। तो क्या लिखा था, कुलिंद अमोघ भूति के लिए जो उसका कॉइन था उस पर क्या टर्म यूज किया था कुलिंद, इसके लिए अमोघ भूति के लिए प्राकृत में। तो जो ये बताए थे, जो हिरण था, एक देवी थी कुछ दे रही थी, हिरण के इस पे बीच में एक नाग की तस्वीर भी यहाँ वेदिका है, और यहाँ पे लिखा हुआ था, यहाँ पे ऐसे किनारे किनारे प्राकृत में, ब्राह्मी उसमें, ठीक है, क्या लिखा था, राज्ञ कुलिंदस अमोघ भूतिस महाराजस, याद रखिएगा, राज्ञ कुलिंदस अमोघ भूतिस, अमोघ भूतिस महाराजस, ठीक है, ये टर्म यूज हुआ था इसके लिए। 1st सेंचुरी बीसी में, जैसे हमने बताया था ना, शक जो है कैसे कैसे आए, उसके बाद कुशाना आए। तो 1st सेंचुरी बीसी में शक जो है वो तराई वाले रीजन में, जो ये भाबर वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे एंटर कर गए थे 1st सेंचुरी बीसी में। सकाज कैप्चर्ड द टेराई रीजन, तेराई रीजन, तराई वाले क्षेत्र में। और ये कहाँ से पता चलता है, सब कैलेंडर का यूज उस क्षेत्र में होने लगा था, और कुमाऊं में जो है सूर्य मंदिर है ना बने थे उसी समय के पुराने। अभी उनके जो डेट है कार्बन डेटिंग से पता चलता है ये 1st सेंचुरी बीसी के आसपास के हैं। वो कहाँ पे है, कतारमल, कटरमल है ना, कटरमल का सूर्य मंदिर फेमस है, कटरमल का सूर्य मंदिर, कटारमल है बेसिकली, कटारमल का सूर्य मंदिर, और सूर्य की मूर्तियां भी। तो जो ये शक थे ना, ये सूर्य के अनुयायी थे, सूर्य के अनुयायी थे, सूर्य के पुजारी थे ये। तो उससे मतलब अंदाज लगाया जाता है कि ऐसा कुछ हुआ होगा। आफ्टर शक, शकों के बाद, कुशान प्रेजेंस इन तराई रीजन इन 1st सेंचुरी एडी, ठीक है। हमने बताया ही था कि कुशान कब आए उत्तराखंड में, इंडिया में ही वो 1st सेंचुरी एडी के आसपास आए थे ना, कुशाना, ठीक। तो ये जब उत्तराखंड में आए तो इन्होंने किसको,
शख्स को शकास को हराया, ठीक है, और खुद का रूल स्टार्ट कर दिया। शकास को हराकर, शकास को ये हराए थे, कुछ हिस्टोरियंस बोलते हैं कि कुलिन्स और योधेय मिलके हराए थे, है ना। इसी उपलक्ष्य में जो ये अमोघ भूति था, अमोघ भूति, इसने क्या जो है चांदी की मुद्राएं चलाई थी, ठीक है। तो इनका तो ये जो क्या नाम है, कुषाणों का कैसे पता चलता है कि शकास का तो उतना क्लियर नहीं, लेकिन कुषाणों का बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि इनकी मुद्राएं मिली हैं। मुद्राएं कहाँ कहाँ से मिली हैं वो देखते हैं। मुद्राएं जो कुषाण की हैं, ये आपकी मुनि की रेती, वीरभद्र, ये दोनों कहाँ हैं? ये दोनों ऋषिकेश में हैं। यहाँ से इनकी मुद्राएं मिली हैं, किसकी? कुषाण की। और जो है छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं हैं, उनपे भी कुषाणों का इम्पैक्ट था। छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं, उनपे भी कुषाणों का इम्पैक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। और कहाँ कहाँ से इनकी मुद्राएं मिली हैं? तो मोरध्वज कोटद्वार के पास से और गोविशान काशीपुर के पास से कुषाणों की मुद्राएं, ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। योद्धों के जो योद्धे थे, ये कंटेम्प्रेरी किसके थे? कंटेम्प्रेरी थे कुलिंदों के, ठीक है, कुलिंदों के योद्धे। ये इनकी मुद्राएं जौनपुर भाबर क्षेत्र से मिली हैं। तो जौनपुर भाबर वाला क्षेत्र वही है जो आपका देहरादून में पड़ता है। देहरादून बेसिकली मसूरी वाला जो क्षेत्र है, मसूरी या नाग तिब्बा वाला क्षेत्र जौनपुर भाबर क्षेत्र कहलाता है। जौनसारी ट्राइब भी यही की है, ठीक है। तो इनकी योद्धे की जो मुद्राएं मिली थी, कॉइन्स मिले थे, वो देहरादून से मिले, जौनपुर कालोढांदा पौरी से मिले हैं, ठीक है। बड़वा नल यज्ञ वेदिका एक है ना, बहुत फेमस है, 3rd सेंचुरी बीसी की बड़वा नल यज्ञ वेदिका है। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण जो है कोई एक राजा था सीलवर्मन नाम का, और कुछ हिस्टोरियंस ना सीलवर्मन को कुलिंद बताते हैं। कुछ हिस्टोरियन सीलवर्मन को कुलिंद बताते हैं, तो कुछ यौधेय बताते हैं, ठीक है। बस ये याद रखिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि बड़वा नल यज्ञ वेदिका जो है 3rd सेंचुरी बीसी की, उसका निर्माण जो है सीलवर्मन ने करवाया था। तो इसके बाद जो है कुलिंद धीरे धीरे जो है कुलिंदों का, कुषाण भी आ गए, शक्स भी आ गए, और तो कुलिंदों का धीरे धीरे पतन होने लगा ना, पतन होने लगा, कमजोर राजा थे। तो उसके बाद ऐसा कहते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं एक करतरपुर राजवंश था ना, करतरपुर राजवंश। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि ये कुलिंदों का ही एक्सटेंडेड राजवंश है, कुलिंदों का। बाकी कुछ उनको अलग मानते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है कुलिंदों के पक्ष में जाते हैं। तो ऐसा क्या हुआ, जब ये कुलिंद जो है वास्ट एरिया में जब रूल करते थे, यहाँ पे शकों का उनका राज्य हो गया, तो एक छोटी सी एरिया में सिमट के रह गए करतरपुर वाले, ठीक है, और वहाँ से राज्य करने लगे। तो करतरपुर राजवंश की बात करते हैं, ठीक है। तो इनका जिक्र जो है करतरपुर का कहाँ हुआ है? समुद्रगुप्त, जो गुप्ता रूलर समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में हुआ है। प्रयाग जो इंस्क्रिप्शन है उसमें हुआ है किसका? करतरपुर राजवंश का जिक्र, है ना, करतरपुर राजवंश का जिक्र। और क्या बताया? इनको फ्यूडेटरीज बताया है, फ्यूडेटरीज ऑफ गुप्ताज, ठीक है। करतरपुर राजवंश को फ्यूडेटरीज ऑफ गुप्ताज बोला है कि गुप्तों के अधीन थे ये। ऐसा कहा जाता है कि करतरपुर राजवंश का जो क्षेत्र था वो गुप्तों का नॉर्दर्न बाउंड्री थी, नॉर्दर्न बाउंड्री मतलब उत्तरी सीमा, ठीक है। और बाकी ये यहाँ तक हो गया करतर। फिर बात करते हैं 5th सेंचुरी एडी की बात करते हैं। तो इस एरिया में ना नागाओं ने जो है, जो नागास थे, इन्होंने करतरपुर को हरा दिया। करतरपुर राजवंश के राजाओं को हरा कर नागाओं ने 5वीं सदी एडी में जो है इस एरिया को कैप्चर कर लिया और यहाँ से राज करना स्टार्ट कर दिए। इसने नागाओं ने। फिर ऐसा होता है कि 6th सेंचुरी जो है एडी के आसपास शुरुआत में मौखारीज कहाँ के थे? मौखारी जो राजा थे ये कन्नौज के थे, कन्नौज के। इन्होंने नागाओं को हराकर इस क्षेत्र पे एकाधिकार कर लिया, उत्तराखंड वाले, ठीक है, उत्तराखंड वाले। ये जो गढ़वाल वाला रीजन है, ये वाला, यहाँ पे पहले जो है कत्यूरी थे, कत्यूरियों के बाद जो है कुछ दिन कुषाण, ठीक है, शक भी आए, शकों के बाद जो है ये क्या नाम है,
ये करतरपुर, योधे, ठीक है, योधे, ठीक है, करतरपुर, योधे। उसके बाद नागाज आए, नागाओं को मोखारिज ने हराया 6वीं शताब्दी के शुरुआत में, और यहाँ पे राज्य करने लगे। तो नागाओं का एक राजा था, उसका नाम था गृहवर्मन। इसकी मृत्यु के बाद ना, इसकी मृत्यु के बाद इसके बहन के पति जो था हर्षवर्धन, हर्षवर्धन, ये कहाँ का था? थानेश्वर का। और ये गृहवर्मन कन्नौज का मौखरी राजा था। हर्षवर्धन जो थानेश्वर का था, उसने जो है उत्तराखंड पे रूल करना स्टार्ट किया। ठीक है, हर्षवर्धना का रूल आ गया। ठीक है, इसका वो जिक्र कहाँ पे मिलता है? बाण भट्ट की एक पुस्तक है, बाण भट्ट की एक पुस्तक है, हर्षचरिता, हर्षचरित, हर्षचरित, इससे मिलता है इसका जिक्र, है ना, हर्षचरित से मिलता है। तो हर्षा का रूल चालू हो गया। ठीक है, और ऐसा भी लिखा गया है हर्षचरित में कि जो हर्ष थे, हर्षवर्धन बेसिकली वर्धन डायनेस्टी के थे, ठीक है ना। हर्षवर्धन ने किसी एक पर्वतीय राजकुमारी से विवाह किया था, पर्वतीय राजकुमारी से विवाह किया था। ठीक है, ऐसा अकाउंट मिलता है। ठीक, और इसी समय में एक चीनी यात्री, बहुत ही फेमस चीनी यात्री ह्यूनसांग, ठीक है, बौद्धिस्ट थे ये, ठीक, बौद्धिस्ट थे ह्यूनसांग। तो ह्यूनसांग सबसे पहले कहाँ आए थे? पहले सबसे पहले यहाँ नहीं आए थे, हर्ष के उसमें, ठीक है, जब वहां से चाइना से चले तो सबसे पहले हर्ष के यहाँ नहीं आए थे, ये असम के राजा के पास गए थे ना, वहां से जो है फिर हर्ष के यहाँ आए। तो हर्ष के यहाँ आए तो उत्तराखंड में हर्ष का वो शासन था, तो उसका काफी वृत्तांत इन्होंने बताया है। ठीक है, बुद्धिस्ट चाइनीज ट्रेवलर थे, इन्होंने हिमालय को, मतलब जो उत्तराखंड का जो ब्रह्मपुर है, ब्रह्मपुर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वो था उस समय, प्रिंसिपैलिटी, छोटे छोटे राज्य हो गए थे गढ़ की तरह, तो उसमें ब्रह्मपुर जो है प्रोमिनेंट था। ठीक है, प्रोमिनेंट अमंग ऑल, जैसे ब्रह्मपुर, गोविशान, शत्रुघ्न, इनमें ब्रह्मपुर सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। तो उसके लिए जो है पोलीहीमोपुलोटम का यूज किया है, किसने? ह्यूनसांग ने। और हरिद्वार के लिए उन्होंने बताया है, ह्यूनसांग ने, हरिद्वार जो है एक सिटी है भागीरथी नदी के किनारे, और इसका एक्सटेंशन, फैलाव जो है 20 ली बताया। ली इनका एक माप था, चाइनीजों का एक माप होता है, यूनिट है। ठीक, तो हरिद्वार के लिए 20 ली का टर्म का यूज किया है, और कहाँ? भगीरथी नदी के किनारे पे, ऐसा बताया है। अलेक्जेंडर कनिंगम के हिसाब से कंप्लीट एरिया कुमाऊं प्लस गढ़वाल, है ना, ठीक है, ब्रह्मपुर था, ब्रह्मपुर, ब्रह्मपुर था। कनिंगम वही है जो कलसी से रिलेटेड है ना, कलसी एडिक्ट ऑफ अशोका से रिलेटेड है, हिस्टोरियन है। ठीक, इन्होंने कंप्लीट एरिया कुमाऊं और गढ़वाल को ब्रह्मपुर बताया, यानी पूरे उत्तराखंड को ही ब्रह्मपुर बता दिया। सॉरी। तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद बताया था ना, छोटे छोटे कई राज्यों में बढ़ जाते हैं। हर्षवर्धन की जब मृत्यु हो गई तो जो है ये एक सेंट्रलाइज्ड जो है राज्य नहीं रह गया, सेंट्रलाइज्ड राज्य नहीं रह गया उत्तराखंड। क्यों? क्योंकि हर्ष के बाद वाले जो रूलर्स थे वर्धन डायनेस्टी के, वो उतने एबल नहीं थे, है ना, कमजोर राजा थे। तो हर्षा के बाद जो है छोटे छोटे बहुत सी जो प्रिंसिपैलिटीज थी, छोटे छोटे राज्य थे, गवर्नर के की तरह जो राज्य करते थे कहीं के, वो, तो उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, और इंडिपेंडेंटली छोटे छोटे उस पर रूल करने लगे। ठीक है, और रूल करते करते अपने वो टेरिटरी के सेफ्टी के लिए फोर्ट्स का, टेरिटरी के सेफ्टी के लिए फोर्ट्स बनवाए। तो ऐसे टोटल 52 फोर्ट्स थे कहा जाता है। ठीक है, 52 गढ़ी, 52 फोर्ट्स थे गढ़वाल में। ठीक है, जिसमें ब्रह्मपुर को सबसे शक्तिशाली बताया जाता था, माइटिएस्ट बताया जाता था। इनमें कुछ का नाम ले लेते हैं, तो जैसे गोविशान हो गया, ठीक है, उसके बाद शत्रुघ्न हो गया, ब्रह्मपुर एक्सेट्रा, है ना। तो जिसमें ब्रह्मपुर सबसे जो है शक्तिशाली था। 52 गढ़ बताए जाते थे गढ़वाल में थे, अजयपाल के यूनिफाई करने से पहले। तो जो पवार किंग थे अजयपाल, इन्होंने 52 गढ़ों को जीत के फिर से यूनिफाई किया। यूनिफाई करने के बाद से ये गढ़वाल क्षेत्र कहलाने लगा। ठीक है, इससे पहले गढ़वाल नहीं कहलाता था, ध्यान रखिएगा।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, फिर मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ हिस्ट्री की। तब तक के लिए कीप लर्निंग। थैंक यू, धन्यवाद।